सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार है और आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में जो कई दिनों से चल रही उपन्यास प्रैक्टिस को आज हम आगे बढ़ाते हैं और आज इसे समाप्त कर देंगे, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। इसलिए इसके पिछले भागों को भी आप जाकर देख सकते हैं और इसलिए इसे बीच में स्किप करने की बिल्कुल भी गलती ना करें। तो नंबर यहाँ से 6 से हम 106 से शुरू करेंगे, मतलब 6 से शुरू करेंगे। तो जिसमें है रजिया बेगम किसकी रचना है। रजिया बेगम किसकी रचना है। तो नंबर ए गोपाल राम गेहमरी, नंबर बी किशोरी लाल गोस्वामी, नंबर सी श्रद्धा राम फुलेरी या नंबर डी जयशंकर प्रसाद। तो जो रजिया बेगम रचना मानी जाती है वह किशोरी लाल गोस्वामी जी के द्वारा मानी जाती है। किसकी है? रजिया बेगम जो रचना मानी जाती है वो किशोरी लाल गोस्वामी जी के द्वारा रचित मानी गई है। प्रश्न नंबर 107 है कि प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है। नंबर 1 सामाजिक है, नंबर बी ऐतिहासिक है, नंबर सी पौराणिक है या नंबर डी यथार्थवादी है। तो प्रसाद जी के द्वारा जो रचित उपन्यास माना जाता है वह एक ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। प्रश्न नंबर 108 है कि जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम है। तो जयशंकर प्रसाद जी के जो अधूरा उपन्यास नंबर ए मंगलसूत्र को माना जाता है, नंबर बी तितली को या नंबर सी इरावती या नंबर डी कंकाल को। तो जयशंकर प्रसाद जी के अधूरा उपन्यास का जो नाम है वह इरावती है। इरावती जो है जयशंकर प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास माना जाता है, जबकि कंकाल 1929 में रचित है और तितली 1934 में रचित रचना मानी जाती है। इरावती इनका अधूरा उपन्यास माना जाता है, जबकि मंगलसूत्र जो है वो प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास माना जाता है। प्रश्न नंबर 109 है कि कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित किस उपन्यास में इस समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया है। तो नंबर 1 गोदान, नंबर बी अमृत और विष, नंबर सी नदी के दीप, नंबर डी चित्रलेखा। तो जो पाप पुण्य की इस समस्या को उठाया गया है वो चित्रलेखा में उठाया गया है। गोदान जो है वो प्रेमचंद जी का उपन्यास है जो 1936 में रचित माना जाता है। नदी के दीप अज्ञे जी की रचना है। अमृत और विष अमृतलाल नागर की रचना मानी जाती है। प्रश्न नंबर 110 है कि मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे माना जाता है, जबकि इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र अज्ञे या मनोहर श्याम जोशी को माना जाता है। तो दिए गए विकल्पों में से ये जो हैं
इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र और अज्ञे, इन तीनों को ही इसमें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माना जाता है, इसलिए इसमें कोई भी आंसर सत्य नहीं माना गया है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र और अज्ञे जो हैं तीनों ही मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 111 है कि गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका हैं। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका हैं नंबर ए मैत्री पुष्पा, नंबर बी मृदुला गर्ग, नंबर सी महुआ माझी, नंबर डी निर्मला बुढ़ारिया। तो गुलाम मंडी उपन्यास की जो लेखिका मानी जाती हैं वह निर्मला बुढ़ारिया जी को गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका माना जाता है। प्रश्न नंबर 112 है। प्रश्न नंबर 112 है कि दीवार में एक खिड़की रहती है उपन्यास की रचना किसने की थी? दीवार में एक खिड़की रहती है कि उपन्यास की रचना किसने की थी? नंबर ए गिरिराज किशोर ने, नंबर बी काशीनाथ सिंह ने, नंबर सी अरुण कमल ने, नंबर डी विनोद कुमार शुक्ल ने। तो दीवार में एक खिड़की रहती है यह उपन्यास जो है विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा रचित माना जाता है। प्रश्न नंबर 113 है कि भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता राधा कृष्ण दास, जगमोहन सिंह, देवकी नंदन छत्री या गोपाल राम गेहमरी हैं। तो भूतनाथ उपन्यास के जो रचनाकार माने जाते हैं वह देवकी नंदन छत्री को माना जाता है। कौन है? देवकी नंदन छत्री जो हैं भूतनाथ उपन्यास के रचनाकार माने जाते हैं। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को देखते हैं कि भूतनाथ उपन्यास के रचयिता देवकी नंदन छत्री हैं। उन्होंने चंद्रकांतता संतति, काजल की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीर उर्फ कटोरा, खून भर, गुप्त गोदना जैसी अन्य रचनाएं की। भूतनाथ अपूर्ण थी। किसकी? इनकी जो भूतनाथ रचना थी वो अपूर्ण मानी जाती है। अपनी असामयिक मृत्यु के कारण वे इस उपन्यास के केवल 6 भागों को ही लिख पाए थे। आगे के शेष 15 भाग उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद ने पूर्ण किए थे। तो मतलब इन्हें बीमारी समय मृत्यु के कारण यह इसके 6 भाग ही लिख पाए थे और शेष भागों को इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद छत्री ने पूर्ण किया था। प्रश्न नंबर 14 है कि गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं। गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं नंबर 1 नामवर सिंह, नंबर बी शिव प्रसाद सिंह, नंबर सी अज्ञे और नंबर डी मोहन राकेश। तो गली आगे मुड़ती है के जो लेखक माने जाते हैं वो मोहन राकेश को माना जाता है। किसको? गली आगे मुड़ती है यह मोहन राकेश जी का उपन्यास माना जाता है। प्रश्न नंबर 115 है कि नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं। नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं नंबर ए रागे राघव, नंबर बी सुरेंद्र वर्मा,
नंबर सी शैलेश मटियानी, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो नीला चांद उपन्यास के जो लेखक माने जाते हैं यह इनमें से कोई नहीं है। क्या? नीला चांद के जो लेखक हैं इनमें से किसी को नहीं माना जाता है। प्रश्न नंबर 16 है कि नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं। नूतन ब्रह्मचारी कृति के जो लेखक हैं वो नंबर ए श्रीनिवास दास, नंबर बी बाल मुकुंद गुप्त, नंबर सी किशोरी लाल गोस्वामी, नंबर डी बाल कृष्ण भट्ट। तो जो नूतन ब्रह्मचारी जो कृति के जो लेखक माने जाते हैं वो बाल कृष्ण भट्ट जी को माना जाता है। किसे? बाल कृष्ण भट्ट जी को नूतन ब्रह्मचारी का लेखक माना जाता है। प्रश्न नंबर 117 है कि 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? नंबर ए प्रेमचंद, नंबर बी बालकृष्ण भट्ट, नंबर सी गोपाल राम गहमरी या नंबर डी लज्जा राम मेहता। तो 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के जो लेखक माने जाते हैं वो बालकृष्ण भट्ट जी को माना जाता है। प्रश्न नंबर 18 है कि नूतन ब्रह्मचारी हैं। नूतन ब्रह्मचारी एक नाटक है, उपन्यास है, कहानी संग्रह है, इनमें से कोई नहीं है। तो जो नूतन ब्रह्मचारी है वह एक उपन्यास माना जाता है। क्या? नूतन ब्रह्मचारी को एक उपन्यास माना जाता है। प्रश्न नंबर 19 है कि काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? नंबर ए स्त्री उत्पीड़न, नंबर बी दलित समस्या, नंबर सी भ्रष्टाचार या नंबर डी सांप्रदायिकता। तो काला जल जो है वह सांप्रदायिकता से संबंधित रचना मानी जाती है। प्रश्न नंबर 120 है कि काला जल उपन्यास के लेखक हैं। तो जैसे पहला बताया जा चुका है जो काला जल उपन्यास की जो लेखिका मानी जाती हैं वह सानी जी को माना जाता है। किसे? काला जल उपन्यास की जो लेखक हैं वह सानी जी हैं। प्रश्न नंबर 121 है कि मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं नंबर ए वृंदावन लाल वर्मा, नंबर बी राघे राघव, नंबर सी राहुल साकृत्यान, नंबर डी आचार्य चतुर सेन शास्त्री। तो मृगनयनी उपन्यास के जो रचनाकार माने जाते हैं वह वृंदावन लाल वर्मा को माना जाता है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कि मृगनयनी 1950 में उपन्यास के रचनाकार वृंदावन लाल वर्मा हैं। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं लगन 1928 में, संगम 1928 में, प्रेम की भेंट 1928 में, गढ़ कुमार 1930 में, कुंडली चक्र गढ़ 1932 में, विराटा की पद्मिनी 1936 में, झांसी की रानी 1946 में, कचनार 1947 में, अमरबेल
1953 आदि हैं। प्रश्न नंबर 122 है कि ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले जो हैं वह हरिओद जी हैं। किसको माना गया है? ठेठ हिंदी में जो उपन्यास लिखने वाले हैं वह हरिओद जी को माना गया है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को देखते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद में उपन्यास लेखक की प्रतिभा नहीं थी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद में उपन्यास लेखन की प्रतिभा नहीं थी। इनके उपन्यास अधखिला फूल 1907 में धार्मिक अंधविश्वास का दुष्परिणाम दिखाया गया है। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में प्रसिद्ध रचना है, किंतु इसमें कथा विन्यास की अपेक्षा भाषा के विशिष्ट प्रयोग पर लेखक की दृष्टि से की अधिक रही है। प्रश्न नंबर 123 है कि ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास किस रचनाकार, किस हिंदी कवि ने की है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, जो ठेठ हिंदी का जो ठाठ है रचना, यह हरिओद जी के द्वारा रचित मानी जाती है। प्रश्न नंबर 124 है कि पद्मावत भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की है। नंबर 1 श्रीनिवास दास, नंबर बी जगमोहन सिंह, नंबर सी राजा लक्ष्मण सिंह, नंबर डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो पद्मावत भावभूमि पे जो श्यामा स्वप्न की जो रचना करने वाले हैं वो ठाकुर जगमोहन को माना जाता है। किसने? ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्यामा स्वप्न की रचना की है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को देखते हैं कि ठाकुर जगमोहन सिंह 1857-1899 ईस्वी मध्य प्रदेश की विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार थे। काशी में उन्होंने संस्कृत एवं अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। वहीं पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने संपर्क किया। उनकी काव्य कृतियाँ प्रेम संपत्ति लता 1885 में, श्यामलता 1885 में, श्यामा सरोजनी 1886 में, देवयानी 1886 में, श्यामा स्वप्न है। श्यामा स्वप्न शीर्षक उपन्यास में उन्होंने प्रसंगवश कुछ कविताओं का समावेश किया है। उनके द्वारा अनुदूतित ऋतु संगार, मेघदूत ब्रजभाषा की सरस कृतियाँ हैं। सरस मधुर ब्रजभाषा उनकी रचनाओं की अन्यतम विशेषताएं हैं। प्रश्न नंबर 125 है कि त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है। नंबर ए यशपाल, नंबर बी भगवती चरण वर्मा, नंबर सी वृंदावन लाल वर्मा या नंबर डी जैनेन्द्र कुमार हैं। तो त्यागपत्र जो उपन्यास के जो लेखक माने जाते हैं वो जैनेन्द्र कुमार, त्यागपत्र के जो लेखक माने जाते हैं वो जैनेन्द्र कुमार को माना जाता है। जैनेन्द्र कुमार का जन्म जो है 1905 में हुआ था। भगवती चरण वर्मा का जन्म 1903 ईस्वी में हुआ था। यशपाल का जन्म
1911 ईस्वी में हुआ था। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को देखते हैं कि त्यागपत्र उपन्यास के लेखक जैनेंद्र कुमार हैं। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक जैनेंद्र कुमार हैं। जैनेंद्र के द्वारा अन्य उपन्यास हैं परख, सुनीता, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, जयवर्धन, तपोभूमि, मुक्तिबोध आदि हैं। उनके उपन्यास मुक्तिबोध पर उन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रश्न नंबर 126 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है। नंबर 1 देवरानी जेठानी, नंबर बी परीक्षा गुरु, नंबर सी भाग्यवती, नंबर 7 नूतन ब्रह्मचारी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने परीक्षा गुरु को पहला उपन्यास माना है, जो कि 1882 में रचित माना जाता है। देवरानी जेठानी की कहानी भाग्यवती श्रद्धाराम फुलेरी जी की रचना है। देवरानी जेठानी की जो कहानी है वो कहानी नहीं, ये उपन्यास है जो गोपाल राय जी के द्वारा रचित माना जाता है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को देखते हैं कि भारतेंद्र युग के लेखकों को उपन्यास की रचना की प्रेरणा बांग्ला और अंग्रेजी के उपन्यासों से प्राप्त होती है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास लाला निवास दास परीक्षा गुरु 1882 माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार रखने वाले लाला निवास दास को हिंदी की आधुनिक ढंग का पहला उपन्यास लिखने का गौरव प्राप्त है। प्रश्न नंबर 127 है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। तो जैसा कि अभी बताया जा चुका है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है, जो कि 1882 में लाला निवास दास जी के द्वारा रचित मानी जाती है। नूतन ब्रह्मचारी 1886 में रचित है, जबकि भाग्यवती 1877 में रचित रचना मानी जाती है। प्रश्न नंबर 128 है कि परीक्षा गुरु किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है। तो यह क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को प्रथम माना है। प्रश्न नंबर 129 है कि परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। तो परीक्षा गुरु उपन्यास के जो लेखक माने जाते हैं वो लाला निवास दास को माना जाता है। इसकी रचना 1882 में हुई थी। रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्रथम उपन्यास माना है। इसके पात्र जो हैं ब्रज किशोर और लाला मदन मोहन और उनकी और को दिखाया गया है। प्रश्न नंबर 130 है कि परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था। परीक्षा गुरु उपन्यास का जो प्रथम प्रकाशन जो हुआ था वो 1882 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1882 ईस्वी में हुआ था।
इसकी रचना लाला निवास दास जी ने की थी। प्रश्न नंबर 131 है कि देवकी नंदन छत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल ने, नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, नंबर सी डॉक्टर राम नामवर सिंह ने, नंबर डी श्री कृष्णलाल ने। तो देवकी नंदन छत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का जो प्रथम उपन्यास मानने वाले जो थे वो श्री कृष्णलाल थे। कौन थे? देवकी नंदन जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास जो मानने वाले थे वो डॉक्टर श्री कृष्णलाल थे। प्रश्न नंबर 132 है कि हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास नंबर ए झांसी की रानी, नंबर बी नूरजहां, नंबर सी हृदय हारड़ी, नंबर डी सम्राट अशोक है। तो हिंदी का प्रथम जो ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है वो हृदय हारड़ी को माना जाता है। प्रश्न नंबर 133 है कि झीनी झीनी बीनी चंदरिया किस उपन्यास की कृति है? नंबर 1 राही मासूम रज्जा, नंबर बी अब्दुल बिस्मिल्ला, नंबर सी अजगर बजाहत या नंबर डी मुद्रा राक्षस। तो जो झीनी झीनी चीनी बंदरिया जो मानी जाती है वह अब्दुल बिस्मिल्ला के द्वारा रचित रचना मानी जाती है। प्रश्न नंबर 134 है कि अब्दुल बिस्मिल्ला कृत झीनी झीनी बीनी चंदरिया में किसका चित्रण है? नंबर ए कबीर के जीवन काल का, नंबर बी भारत की सांप्रदायिक समस्या का, नंबर सी बुनकरों के जीवन संघर्ष का, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अब्दुल बिस्मिल्ला झीनी झीनी बीनी चंदरिया में बुनकरों के जीवन संघर्ष का चित्रण किया गया है। किसके? बुनकरों के जीवन संघर्ष का चित्रण इसमें किया गया है। प्रश्न नंबर 135 है कि सन्यासी किसकी कृति है? नंबर ए यशपाल, नंबर बी नागार्जुन, नंबर सी निराला, नंबर डी इलाचंद्र जोशी। तो जो सन्यासी जो कृति मानी जाती है वह इलाचंद्र जोशी जी की मानी जाती है। इलाचंद्र जोशी एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माने जाते हैं। इनका जन्म 1902 ईस्वी में हुआ था। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को देखते हैं कि सन्यासी इलाचंद्र जोशी की एक औपन्यासिक कृति है। इलाचंद्र जोशी एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। तो इन्हें साथ के साथ में ध्यान रखना कि कौन से मनोवैज्ञानिक हैं और कौन से कथाकार हैं। इस तरह के क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे जाते हैं जो कि हमारे 1-2 नंबर मिस करवा देते हैं। पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित तथा जहाज का पंछी आदि इनके उपन्यास हैं। प्रश्न नंबर 136 है कि पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? नंबर 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू, नंबर बी महात्मा गांधी, नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री या नंबर डी विनोबा भावे।
तो पहला गिरमिटिया जो उपन्यास है, पहला गिरमिटिया जो उपन्यास है वो महात्मा गांधी पर केंद्रित माना जाता है। किस पर? पहला गिरमिटिया उपन्यास महात्मा गांधी पर केंद्रित माना जाता है। प्रश्न नंबर 137 है कि पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक हैं। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक हैं नंबर 1 विनोद कुमार शुक्ल, नंबर बी रमेश चंद्र साहा, नंबर सी अनामिका, नंबर डी गिरिराज किशोर हैं। तो जो पहला गिरमिटिया उपन्यास के जो लेखिका माने जाते हैं वो गिरिराज किशोर को माना जाता है। प्रश्न नंबर 138 है कि बया का घोंसला उपन्यास के लेखक हैं। बया का घोंसला उपन्यास के जो लेखक माने जाते हैं वह लक्ष्मी नारायण लाल को माना जाता है। किसके? बया का घोंसला उपन्यास के जो लेखक हैं वो लक्ष्मी नारायण लाल हैं। प्रश्न नंबर 139 है कि रूपा जीवा उपन्यास है। नंबर ए लक्ष्मी नारायण लाल का, नंबर बी लक्ष्मी नारायण शर्मा का, या नंबर सी राजेंद्र यादव का, या नंबर डी अमृतलाल नागर का। तो जो रूपा जीवा उपन्यास माना जाता है वो लक्ष्मी नारायण लाल जी का उपन्यास माना जाता है। प्रश्न नंबर 140 है कि नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है। नंबर ए कब तक पुकारूं, नंबर बी सैल्यूस, नंबर सी झूला नट, नंबर डी सेवा सदन। तो नटों के जो जीवन से जो संघर्ष नहीं मिलता है वह सेवा सदन में नहीं मिलता है, जो कि प्रेमचंद जी के द्वारा रचित है। 1918 ईस्वी में रचित रचना मानी जाती है। यह वेश्यावृत्ति पर आधारित उपन्यास है, जबकि अन्य रचनाएं नटों के जीवन संघर्ष से संबंधित मानी जाती हैं। प्रश्न नंबर 141 है कि उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है। नंबर ए कथा वस्तु, नंबर बी चरिचित्रण, नंबर सी कथोकथन, नंबर डी रंग निर्देश। तो इनमें से जो उपन्यास का जो तत्व नहीं माना जाता है वह रंग निर्देश को नहीं माना जाता है, जबकि कथा वस्तु चरिचित्रण कथोकथन उपन्यास के तत्व माने जाते हैं। इनके महत्वपूर्ण तत्वों को जानते हैं कि विद्वानों के अनुसार उपन्यास के 6 तत्वों को मान्यता दी गई है। नंबर 1 कथा वस्तु, पात्र चरिचित्रण, कथोकथन, भाषा शैली, देश काल एवं वातावरण, उद्देश्य, रंग निर्देश उपन्यास का तत्व नहीं है, यह नाटक का तत्व है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। संपूर्ण उपन्यास प्रैक्टिस हमारी समाप्त होती है और हम जो भी प्रैक्टिस करा रहे हैं वो क्रमबद्ध से करा रहे हैं। अगर हमारी सारी वीडियो लगातार देखते हैं तो आपकी परीक्षा में यह बहुत ही उपयोगी होंगी और यह सभी जो प्रश्न हम जो करा रहे हैं यह पूर्व की किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रोज प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।